ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है नेफ्रोलॉजी। जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो हमने आज कवर करने हैं। एक्यूट किडनी इंजरी कवर करना है हमने आज, ठीक है। अच्छा, जो बुक्स हम कवर करते हैं ना, वो हम कवर करते होते हैं। फर्स्ट एड स्टेप 1 कवर करते हैं हम, मास्टर द बोर्ड्स कवर करते हैं, और उसके अलावा हम फर्स्ट एड स्टेप 2 भी कवर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पैथोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, वो नेट की कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। जो पिक्चर्स इंपॉर्टेंट होती हैं नेट से, गूगल से या किसी और बुक से, वो मैं आप लोगों को साथ साथ कर, यही रिकमेंडेड बुक्स हैं। फर्स्ट एड स्टेप 1, मास्टर द बोर्ड्स एंड फर्स्ट एड स्टेप 2, यही रिकमेंडेड बुक्स हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, कि जो बेसिक्स है ना, वो इस सेशन में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियरली ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेडिसिन का सेशन है। जो मेडिसिन और एलाइड वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए सेशन है, ठीक है। मेडिसिन वालों के लिए सेशन है, इसमें मेडिसिन में कवर करा रही हूँ। बेसिक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपकी एनाटॉमी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपकी फिजियोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारी अलग अलग से सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट एड स्टेप 1 की, वो आप लोगों ने लेनी है। 2000 की सब्सक्रिप्शन है डॉक्टर अक्सा की, वो आप लोग लेंगे और वहां से अपनी खुद से बेसिस कवर करेंगे। बाद में हमें गिला मत दीजिएगा कि पेपर में ये चीजें आई हुई थी और आप लोगों ने कवर नहीं करवाई। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि ये चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये चीजें आप लोगों ने खुद कवर करनी है, ये आप लोगों ने वहां से कवर करनी है। बाकी जो बातें हैं पैथोजेनेसिस की और पैथोलॉजी की, वो मैं कोशिश करती हूँ जो इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के लिए, वो मैं खुद कवर करवाऊँ आप लोगों को, और वो मैं कवर करवा रही हूँ। फर्स्ट एड स्टेप 1 इंक्लूडेड नहीं है इस सेशन में, लेकिन बहुत हद तक मैं फर्स्ट एड स्टेप 1 भी आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। कुछ चीजें जो रह जाती हैं वो आप लोगों ने खुद कवर करनी है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जो चीजें आप लोगों को ना समझ में है, वो आप लोगों ने मुझसे पूछनी है, और मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी जो चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होगी। हमारी पल्मो और हमारी जीआईटी कंप्लीट हो चुकी है, इनके टेस्ट भी हो चुके हैं। उसमें जिसको जो कंफ्यूजन हो वो मुझसे पूछे, ठीक है। जो नहीं समझ में आता वो पूछे। फर्स्ट एड स्टेप 1 से कोई टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो उनसे जरूर पूछ लें। कोई अगर डे हमें फ्री मिल जाए तो हम फर्स्ट एड स्टेप 1 से कुछ चीजें कवर कर भी लेंगे। बाकी मैक्सिमम मैंने पल्मो का भी कवर करवाया फर्स्ट एड स्टेप 1 से, और उसका भी जीआईटी का भी कवर करवाया साथ साथ। बाकी मास्टर द बोर्ड से और फर्स्ट एड स्टेप 2 से सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सैटरडे को मैंने जो माइनर टॉपिक्स थे वो भी कवर करवा दिए थे एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। और पल्मो का हमने पास मेडिसिन से भी एमसीक्यूज कवर किए थे, और जीआईटी के भी पास मेडिसिन के एमसीक्यूज रहते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो मैं किस दिन भी टाइम मिलेगा वो कवर करवाऊंगी, लाजमी करूंगी। ठीक हो गया। आज से हमने स्टार्ट करनी है अपनी नेफ्रोलॉजी, एक्यूट किडनी इंजरी आज हम स्टार्ट करें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सारा मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी बुक्स जो है हम कवर करते हैं, ठीक है। डॉक्टर रिमशा ने हमें न्यू ज्वाइन किया है, तो बुक्स आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने साथ साथ कवर करते रहना। चले जी, एक्यूट किडनी इंजरी हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। म्यूट कर लें सब लोग। अनम्यूट नहीं करना किसी ने भी, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगी एक्यूट किडनी इंजरी की, उसके बाद हम उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपनी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ओके जी, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कलर चूज करेंगे, पर्पल कलर लेते हैं, ठीक है जी। देखते हैं सबसे पहले कॉजेज क्या बनती हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी में, वो कॉजेज है कि कॉजेज क्या क्या होती है। कॉजेज का ही आपका
क्वेश्चन आता है कॉजेस को एक घुमा फिरा के, कॉजेस और डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पॉइंट्स कॉजेस का ही आपका मेनली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले कोई सिरोसिस है, लीवर डिजीज है, या कोई माल न्यूट्रिशन है पेशेंट को, ठीक है, कोई इस तरह के एरिया में रह रहा है वो बंदा जिसको माल न्यूट्रिशन है, या कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है, ठीक है, किसी भी किस्म की हार्मोनल डिस्टरबेंस हुई हुई है, ये चीजें हो गई। कोई लीवर सिरोसिस, कोई इस तरह के एरिया में रह रहा है जहां उसको माल न्यूट्रिशन हुई हुई है, या कोई पुअर बंदा है जिसको माल न्यूट्रिशन हुई हुई है, या कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस हुई हुई है, ये चीजें हो गई। या फिर उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एल्ब्यूमिन कैटाबोलिज्म ज्यादा हुआ है, एल्ब्यूमिन की ब्रेक डाउन हुई हुई है। एल्ब्यूमिन क्या है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसकी कैटाबोलिज्म ज्यादा हुई हुई है। या फिर प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हुई हुई है, प्रोटीन लूज हो रही है, ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी से लूज हो रही है। इन तीन चीजों की वजह से, इन तीन चीजों की वजह से या इन तीन चीजों की वजह से होगा क्या? ओवरऑल क्या होगा? इन सब की वजह से एल्ब्यूमिन सिंथेसिस कम हो जाएगी, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस कम हो जाएगी। एल्ब्यूमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ये हम जब लीवर पढ़ेंगे तब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जब भी लीवर सिरोसिस होती है, लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन बन रहा होता है, एल्ब्यूमिन बनता है। जब भी लीवर सिरोसिस होगी, लीवर सही से काम नहीं कर रहा, तो वहां पे एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। जब कोई बंदा माल नरिश्ड है तो उसमें एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, एल्ब्यूमिन लॉस शुरू हो जाएगा, एल्ब्यूमिन कम बनना शुरू होगा। और कोई भी हार्मोनल डिस्टरबेंस है उसमें भी एल्ब्यूमिन कम बन रहा है, ये एक प्रोटीन है जो कि कम बनना शुरू हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी एल्ब्यूमिन लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है। कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करके मैं आपको बताऊंगी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि एल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिन लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है। और प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी में भी एल्ब्यूमिन निकलना शुरू हो जाता है बॉडी से, ठीक है। और क्या होता है? एल्ब्यूमिन एक्स्ट्रावेजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, एल्ब्यूमिन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रावेजेशन शुरू हो जाती है। इन तीनों चीजों की वजह से अब क्या होगा? सॉरी, अब इन तीनों चीजों की वजह से क्या होगा? इन तीनों चीजों की वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, ऑब्वियसली एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, हाइपो मतलब कम, एल्ब्यूमिन मतलब एल्ब्यूमिनीमिया मतलब एल्ब्यूमिन कम, इन सब की वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। ओके, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया क्या हुआ? तो एल्ब्यूमिन ने क्या करना था? एक प्रेशर मेंटेन रखना था प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक ब्लड का कंटेंट है, ठीक है, प्लाज्मा एक ब्लड का कंटेंट है। एक होता है ब्लड का कंटेंट ब्लड सेल्स होते हैं, एक कंटेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ब्लड का कंटेंट है जिसमें प्रेशर मेंटेन रखना होता है। वो प्रेशर जो जो एल्ब्यूमिन मेंटेन रखता है, वो प्रेशर जो एल्ब्यूमिन मेंटेन रखता है उस प्रेशर को हम ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जब एल्ब्यूमिन बॉडी में कम हो गया है तो वो प्रेशर जो एल्ब्यूमिन ने मेंटेन रखना था वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर। जब एल्ब्यूमिन कम हो गया, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो गई, हम कलर चेंज करके देखते हैं ताकि आपको चीजें रिटेन रही। अब हम ब्राउन कलर लेंगे। एल्ब्यूमिन कम हो गई, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस भी कम हो गई क्योंकि लीवर सिरोसिस वगैरह हुए हुए थे। एल्ब्यूमिन का लॉस ज्यादा शुरू हो गया क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हुई भी है, ठीक है। तो क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। और जब एल्ब्यूमिन कम हो गया तो एल्ब्यूमिन को मेंटेन रखने वाला जो प्रेशर था वो था ऑन्कोटिक प्रेशर, तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, ये हुई बात। जब ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो अब इसमें क्या होगा? एक ये सारी बात होगी कि ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है, एक अलग से बात है। अब इसको हम यहाँ से रेज करते हैं ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो। अब एक अलग से बात क्या नजर आएगी आपको? एक अलग से बात आपको नजर आएगी। पहले हम सारी पैथोजेंसिस पढ़ेंगे फिर हम बुक्स देखेंगे। अब हम देते हैं रेड कलर। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बात नजर आएगी? कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन में एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, या कोई पैनक्रेटाइटिस या सेप्सिस। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन में उसने एग्जांपल्स दी है, कोई कि कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, कोई एनाफाइलेक्सिस हुआ है, कोई एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ है किसी भी चीज से, या पैनक्रेटाइटिस हुआ है, या किसी भी चीज से सेप्सिस हुआ है। तो इसमें क्या होता है? आपको पता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जब भी ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ेगी, ये देखो रेड से मैं बनाऊं, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसकी एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगी, तो वो वहां से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वहां से परमेबिलिटी ज्यादा हुई तो वहां से एल्ब्यूमिन की एक्स्ट्रावाइजेशन शुरू होगी, वो बाहर निकलना शुरू हो गई,
तो इस तरह भी क्या हुआ, एल्ब्यूमिन कम हुई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब परमेबिलिटी ज्यादा होती है तो फिर क्या होगा, परमेबिलिटी ज्यादा होने से वेजोडाइलेटरी मॉलिक्यूल्स जो है वो जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और फ्लूइड की परमेबिलिटी ज्यादा होने से फ्लूइड की भी एक्स्ट्रावलेशन होगी। अब किसी वेसल की परमेबिलिटी ज्यादा हो तो सिर्फ एल्ब्यूमिन तो बाहर नहीं आएगी, वहां से जो फ्लूइड है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब फ्लूइड बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, ये भी अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखें यहां से। अब अगला पॉइंट समझे। अब ओवरऑल हमने करना क्या है कि रीनल परफ्यूजन कम करनी है, वो कैसे कैसे हो सकती है वो हम सारा देखते हैं पॉइंट्स। एक तो हो गया वैसोडाइलेटरी ड्रग्स। कोई भी वैसोडाइलेटरी ड्रग्स है, उनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी वैसोडाइलेटरी ड्रग्स है। ठीक है, या कोई भी वैसोडाइलेटरी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वैसोडाइलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स की वैसोडाइलेशन ज्यादा हो जाएगी। ये बात होगी, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया कि वैसोडाइलेटरी ड्रग्स या वैसोडाइलेटरी मॉलिक्यूल्स, एक ये पॉइंट हुआ। अब हम कलर चेंज करके अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लेते हैं ये कलर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है वही फ्लूइड एक्सट्रावेजेशन। फ्लूइड एक्सट्रावेजेशन कैसे हुई थी, फ्लूइड एक्सट्रावेजेशन हुई थी परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से। जब परमेबिलिटी ज्यादा हुई तो फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर आ गया, फ्लूइड एक्सट्रावेजेशन हुआ। ठीक है, अब इससे क्या होगा ये भी हम देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या आया, चौथा पॉइंट, कि फ्लूइड इनटेक कम है। ठीक है, फ्लूइड इनटेक ही कम है, या फिर हेमरेज हो रहा है, या फिर जीआईटी लॉस हो रहा है। जीआईटी लॉस कैसे होगा, जीआईटी लॉस कैसे हो सकता है, खुद सोचो। या नीचे से निकल रहा है, डायरिया हो रहा है, या मुंह से निकल रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या रीनल लॉस हो गया है। रीनल लॉस कैसे होगा, यूरिन से निकलेगा ना, ऑब्वियसली रीनल लॉस यूरिन से निकलेगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रही है, यानी कि बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन है, बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन निकल रहा है। या कोई आपने डायूरेटिक्स दिए हैं खुद से बाहर से, और डायूरेटिक्स देने से बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन निकलना शुरू हो गया है। या फिर उसको डायबिटिक इंसुफिशियंसी हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, या फिर एड्रीनल इंसुफिशियंसी हो गई है। ठीक है, इन सब केसेस में बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगा और रीनल लॉस होगा बहुत ज्यादा। यानी कि आप कह लो कि फ्लूइड लॉस शुरू हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। या फिर जीआईटी लॉस हो गया है, या हेमरेज हो गया है, यानी कि ब्लड निकलना शुरू हो गया है, या फ्लूइड बंदा इनटेक ही कम कर रहा है। इन सब केसेस में होगा क्या, या फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो गया ब्लड वेसल से, या वो फ्लूइड ले ही नहीं रहा बंदा, या वो हेमरेज हो गया ब्लड निकल रहा है, या जीआईटी से लॉस हो रहा है, या रीनल लॉस हो रहा है। इन सब में होगा क्या, अब इन सब में होगा क्या, अब मैं आपको कलर चेंज करके बताऊंगी। अब इन सब में, अब हम लेंगे येलो कलर। अब इन सब में होगा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज। वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो वॉल्यूम था, हमारी ब्लड वेसल प्यारी सी, हमारी प्यारी सी जो ब्लड वेसल थी उसके अंदर जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। ब्लड वेसल के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो जो ब्लड वेसल के अंदर से जो ब्लड था वही तो वहां से हार्ट में जाना था। वही तो हमारा जो हार्ट था, मैं अब यहाँ पे हार्ट बनाती हूँ, यहाँ पे जो हमारा हार्ट था वहां जाना था। तो इसका मतलब है जो हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो भी कम है, वो भी कम होगा ना। तो हार्ट में जब ब्लड कम जा रहा है तो हार्ट ने जो ब्लड पंप करना है वो भी कम होगा। तो हार्ट ने जो ब्लड पंप करना है वही वो क्या होता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो उसका मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम है, इसका मतलब है वीनस रिटर्न भी कम है। जो वेन्स के अंदर ब्लड आ रहा है वो भी कम आ रहा है। ब्लड वेसल्स में ब्लड कम हुआ, हार्ट में ब्लड कम आया, हार्ट ने जो ब्लड पंप करना था स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप करना था स्ट्रोक वॉल्यूम वो कम किया, और वेन्स में जो ब्लड आना था हार्ट से वो भी कम आया, वीनस रिटर्न भी कम हुआ। क्लियर, यहाँ तक कम हो गया। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम है, कार्डियक आउटपुट भी कम है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ। अब यहीं से वो एरो नीचे लेके जा रहा है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड वॉल्यूम इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हुआ है, तो उसी ब्लड वॉल्यूम ने तो प्रेशर बनाना होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसी ब्लड वॉल्यूम ने तो ब्लड प्रेशर बनाना होता है ब्लड ये वेसल्स के अंदर। तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, हार्ट ने जो पंप करना था ब्लड वो कम हो गया, हार्ट ने जो पंप करना था ब्लड कार्डियक आउटपुट वो कम हो गया, वेन्स के अंदर जो ब्लड जाना था वीनस रिटर्न वो कम हो गया। ठीक हो गया।
अब ये जो है सारे सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के। अब हार्ट फेल होने लगा है क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया। ये है हार्ट फेलियर के सिम्टम्स। अब हार्ट फेल होने की तरफ जा रहा है, यानी कि वेल्व एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती है और एमआई हो सकता है। ठीक है। अब अगर हार्ट फेलियर है तो इसका मतलब है रीनल परफ्यूजन हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ठीक है। अब ये इस तरफ इशारा जा रहा है। अब ये सारी बातें सारी क्लियर करती हूँ मैं। अब क्या क्या हमने समझ लिया पॉइंट। हमने समझ लिया एल्ब्यूमिन कम थी, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से, या फिर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से, या वेसोडाइलेटरी ड्रग्स की वजह से, या वेसोडाइलेटरी मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से वेसोडाइलेशन हुई, या फ्लूइड की एक्सट्रावेलेशन हुई, या फ्लूइड इनटेक कम थी। इन सब की वजह से हुआ क्या कि ब्लड प्रेशर कम हुआ, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ। ये सारा कुछ कम होने की वजह से हो रहा क्या है, एट द एंड हो रही है रीनल परफ्यूजन कम हो रही है। रीनल परफ्यूजन कैसे कम हो रही है, सब कुछ तो कम है, तो इसका मतलब है किडनीज में भी ब्लड कम जा रहा है। ठीक है। सब जगह ब्लड कम है, तो एट द एंड किडनीज में भी जो ब्लड जाना है वो कम जा रहा है। क्लियर। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस भी कम है। जब ब्लड प्रेशर कम है तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम होगी। ठीक है। ब्लड वेसल्स में सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अब ये यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसको रेस करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हमारा कौन कौन से पॉइंट्स रह गए। सबको हम रेस कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन से पॉइंट्स रह गए हैं। उस्मान कह रहे हैं क्लियर। रिस्पॉन्ड जल्दी जल्दी कर दिया करें। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है जी एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। यहाँ तक हमने देख लिया। अब वो कहता है कि एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है कोई। अब ये आप लोगों को पता है, पता होना चाहिए कि कोई भी एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। किसी भी रीजन से कोई एब्डोमेन में कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, यानी कि एब्डोमेन का प्रेशर ज्यादा हो गया है। ठीक है। एब्डोमेन का प्रेशर ज्यादा हो गया है। जब एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा हुआ है तो एब्डोमेन के अंदर जो भी वीनस सिस्टम पड़ा हुआ है आपका, यानी कि जो आपका इंफीरियर वेना कैवा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कंप्रेशन होगी। ठीक है। आपके एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा हुआ, उसमें इंफीरियर कंप्रेशन हुई, इंफीरियर वेना कैवा में प्रेशर बढ़ा। ठीक है। जब उसमें प्रेशर बढ़ा, उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका वीनस रिटर्न कम होगा। वेनस रिटर्न जो है हार्ट तक वो कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। ठीक है। वही सारा आगे सिनेरियो चलेगा। ये बात आपकी समझने वाली है कि जब वीनस कंप्रेशन होती है स्पेशली इंफीरियर वेना cava में, तो वीनस रिटर्न कम होता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट एब्डोमेन वाली बात होगी। अगला पॉइंट आप थोरेक्स में याद कर लो कि जब भी थोरेक्स में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है, जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, तो मुझे बता सकते हैं कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर कब कब कंडीशन में बढ़ सकता है। कोई लाइक फाइक बच्चा इंट्राथोरेसिक प्रेशर कब कंडीशन किस कंडीशन में बढ़ेगा, कोई बच्चा बताए। अदरवाइज मैं नाम ले लूंगी। सादिया, हबीब, सना। सना मेरी अपनी स्टूडेंट है, सना, मदीहा, आप लोग बताओ। इंट्राथोरेसिक प्रेशर किस कंडीशन किन कंडीशन में बढ़ सकता है। कोई कंडीशन कोई याद आ रही हो, जल्दी से। जल्दी से बताओ। कोई याद नहीं आ रहा किसी को।
ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में बढ़ सकता है, जैसे कि आप एम्फीसीमा में कह सकते हो, नीमोथोरेक्स में कह सकते हो, किसी भी कंडीशन में इंक्रीज इंटरफेसिक प्रेशर हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, वीनस प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, वीनस प्रेशर ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हुआ, और उसकी वजह से वही सिनेरियो हुआ कि वीनस रिटर्न कम हुआ। जब वीनस रिटर्न कम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, सारा ब्लड जो है हार्ट में कम हुआ, और आपका जो किडनीज में भी जो है रीनल परफ्यूजन कम हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब अगली कॉज क्या हो सकती है, कोई भी आप एनसेड दे रहे हो, एनसेड देने से क्या होता है कि प्रोस्ट, या आपने पढ़ा हुआ है कि एनसेड देने से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होते हैं तो एफरेंट आर्टीरियोलर डायलिटेशन हो जाती है। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट कर जाते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है, एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल की डायलिटेशन है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने डायलिटेशन करनी है ऑब्वियसली, लेकिन एनसेड्स देने से क्या हुआ, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एनसेड्स अवॉइड कर होते हैं। हमने, आप लोगों ने सुना होगा कि इस पेशेंट को किडनी इंजरी है, इसको एनसेड्स नहीं देने। सुनी होगी ये बात बहुत ज्यादा ओपीडीज में आप लोगों ने, ठीक है, सुनी भी होगी ये बात कि किडनी इंडियंस को एंसर्स नहीं देने। क्यों नहीं देने, क्योंकि एंसर्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल डायलिटेशन को कम करते हैं। जब आर्टीरियोल डायलिटेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, आर्टीरियोल डायलिटेशन कम होने से रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी। जब रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, किडनी इंजरी होगी। ठीक है, किडनी इंजरी होगी। प्री रीनल इंजरी का मतलब क्या है, प्री रीनल इंजरी का मतलब है कि किडनी तक अभी सिनेरियो पहुंचा ही नहीं है, किडनी तक अभी सिनेरियो पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले पहले इंजरी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी ये सारे सिनेरियो जो हम पढ़े, अभी किडनी का कोई मामला आया ही नहीं है, उससे पहले ही इंजरी हो रही है। अभी हम देखते हैं ना आगे। अच्छा, अभी देखें, अब फिर आगे आ जाता है एस इनहिबिटर और अrbs। ठीक है, एस इनहिबिटर्स और अrbs, इसके वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 अफेक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो इफेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। इफेक्ट अफरेंट आर्टीरियोलर डायटेशन कम होती है एनसेट से। एस इनहिबिटर तो अब्स देने से, ये भी आप लोगों ने बात सुनी होगी कि इस पेशेंट को एस इनहिबिटर तो अब नहीं देने, जिनको एक्यूट किडनी इंजरी है, वो क्या करते हैं, वो इफेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन को कम करते हैं, और उनकी कंस्ट्रिक्शन कम होने से रीनल परफ्यूजन कम होती है। जो रीनल परफ्यूजन है वो ज्यादा होनी होती है इफेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन से। अगर इफेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो रीनल परफ्यूजन ज्यादा होती है। जब एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट होते हैं तो रीनल परफ्यूजन ज्यादा होती है। जब ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो रीनल परफ्यूजन भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। जब इफेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन कम हुई तो रीनल परफ्यूजन भी कम हुई। फिर अगली बात, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सारे हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें कि हाइपर कैल्सीमिया हुआ, कैल्शियम लेवल ज्यादा हुआ। कैल्शियम लेवल ज्यादा होने से क्या होता है, रीनल वैलो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब रीनल वैलो कंस्ट्रिक्शन हुई तो उसने क्या कर दिया, रीनल परफ्यूजन को कम कर दिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कैटिकोलामीन्स। ठीक है, कैटिकोलामीन्स ने क्या करना है, रीनल आर्टरी के डायमीटर को कम करना है। जब रीनल आर्टरी का डायमीटर कम हुआ यानी कि रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हुई। जब रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो गई तो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस या वैसोकंस्ट्रिक्टर, इन दोनों सिनेरियोज में क्या होता है, रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम आ रहा है, जो नेफ्रॉन है उसकी तरफ, जब ब्लड फ्लो कम आ रहा है उसकी तरफ तो रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी ना। ठीक है, जब रीनल परफ्यूजन कम हो गई तो क्या होगा, किडनीज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू प्रॉपरली कैरी आउट देयर फंक्शंस। जब ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं मिल रहा किडनी को, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर ना मिलने से उसका फंक्शन कम हो जाएगा। प्री रीनल इंजरी, ये सारी की सारी कॉजेज किस चीज की हैं, प्री रीनल इंजरी की। सिरोसिस, लिवर इंजरी, माल न्यूट्रिशन, हार्मोन डिस्बैलेंस, सारी की सारी आपने कॉजेज किस चीज की पढ़ ली, प्री रीनल इंजरी की। अभी किडनी को कुछ नहीं किया हमने, किडनी को कुछ नहीं किया, किडनी के सिर्फ रीनल, वो किडनी का सिर्फ हमने क्या किया है, इनबैलेंस किया है उसका, ब्लड फ्लो इनबैलेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ये प्री रीनल इंजरी पढ़ लिया, अब हम पोस्ट रीनल पढ़ेंगे। इसको मैं बुक से दिखा दूं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों ये, जल्दी से बता दो। चलो, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास, यहाँ से बुक से हम जल्दी से देखते हैं फिर हम पोस्ट रीनल इंजरी पढ़ते हैं।
एक्यूट किडनी इंजरी फॉर्मली कार्ड, पहले एक्यूट किडनी इंजरी को हम एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते थे। ठीक है। विच यू, अब अगर कहीं आपको एक्यूट रीनल फेलियर का नाम आ जाता है या एक्यूट किडनी इंजरी का आता है तो आपको पता होना चाहिए मास्टर द बोर्ड्स की हम स्लाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मास्टर द बोर्ड से मैं आपको ये कवर करवाने लगी एक्यूट किडनी इंजरी का टॉपिक, प्री रीनल इंजरी। ठीक है, साथ ही। अच्छा, may encounter as synonym is defined as a decrease in creatinine clearance resulting in a sudden rise in BUN and creatinine। अब इसमें याद रखना है कि इसमें डायग्नोसिस में एक ही बात आपने याद रखनी है मेनली, कि इसमें ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन राइज करता है। ठीक है, द डेफिनेशन इज नॉट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ BUN एंड क्रिएटिनिन, मतलब इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं आपने याद रखना। ठीक है। अब वो यही बात कर रहा है कि प्री रीनल एजोटीमिया, प्री रीनल एजोटीमिया का मतलब है कि डिक्रीज परफ्यूजन, डिक्रीज परफ्यूजन हुई है, सिंपल। यूरिनरी परफ्यूजन कम की है इसमें हमने। पोस्ट रीनल में हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के सारी चीजें पढ़ेंगे। अब प्री रीनल में हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है, यही सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइपो परफ्यूजन हुई है या फिर हाइपोवोलीमिया हुआ है। ठीक है, हाइपो परफ्यूजन और हाइपोवोलीमिया कैसे कैसे हुआ, हाइपोटेंशन होती है इसमें, सिस्टोलिक ब्लड जो सिस्टोलिक जो है वो बिलो 90 mmHg। ये पॉइंट याद रखने वाला है एमसीक्यू के लिहाज से, ये बात याद रख ले कि सिस्टोलिक जो है वो बिलो 90 mmHg है फ्रॉम सेप्सिस। ये मैंने आपको बताया, सेप्सिस, एनाफाइलैक्सिस, ब्लीडिंग, सारी बातें बता चुकी है आपको, डिहाइड्रेशन। हाइपोवोलीमिया में वही डायबिटिक्स बता दिया, बर्न्स बता दिया, पैनक्रेटाइटिस बता दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें से मैंने आपको ना बताया। ये बातें सारी याद रखने वाली। रेनियल आर्टरी स्टेनोसिस बताया। ये सारे एमसीक्यूज हैं बेटा, एक एक बात इसमें से एमसीक्यूज है। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे। जे कैट बहुत ही जो है ना अनयूजुअल सा एग्जाम है, और अब तो बहुत ही मुश्किल कर दिया है, तो इसमें से एक एक चीज रटता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा, अगर कोई एग्जाम है ना तो वो जे कैट। ठीक है, एफसीपीएस तो टोटली आप कह लो रट्टा ही है ना, कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ एफसीपीएस में है, वो तो रट्टा ही है। कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा का कोई एग्जाम है तो वो जे कैट है। तो बहुत मेहनत करो बच्चों। renal artery stenosis every तो even though the blood pressure may be high the kidney is under perfused। ठीक है, renal artery stenosis भी बता दी इसके कॉज, relative hypoperfusion from decreased pump function, chronic heart failure भी बता दिया मैंने आपको, constrictive pericarditis ये भी याद रख लें, कंसिस्टेंट पैराग्लाइडर आई थिंक उसमें नहीं था। ये भी एक बात याद रखनी है, टेम्पोनार्ड। ठीक है, टेम्पोनार्ड हार्ट के ऊपर है, यानी कि अगर कोई प्रेशर आया हुआ है तो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, रीनल परफ्यूजन कम हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा सिरोसिस बताया, हाइपोअल्बुमिनीमिया बताया। ये सारा अब यहाँ से अगर आप याद करते तो आपको मुश्किल होनी थी, ऊपर मैंने आपको सारी डिटेल में बताई चीजें तो आपको याद करने में मुश्किल नहीं होती। एनसेड्स कंस्ट्रिक्ट कर देती है अफरंट आर्टेरियोल को। ठीक हो गया। एस इनहिबिटर्स कॉज इफेंट आर्टेरियोलर वेजोडाइलेशन। सीख हो गया। अब ये पोस्ट रहने वाला भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, नीचे देख लेते हैं। ये देखें, अब ये प्रीलिमिनरी वाले में वही, ये टेबल में भी वही लिखे हुए हैं, हाइपोटेंशन, सेप्सिस, एनाफाइलैक्सिस, ब्लीडिंग, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया, डाययूरेटिक्स। जहां से मर्जी याद कर ले, लेकिन ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। बर्न्स, बर्न, पैनक्रेटाइटिस, डिक्रीज पंप फंक्शन, लो एल्ब्यूमिन, सिरोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इंपॉर्टेंट है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी याद रखना है, टेम्पोनार्ड भी ऊपर आया था वो भी याद रखना है। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन है ओवरऑल, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम पोस्ट रीनल वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आई थिंक प्री रीनल की है प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट कैसे करेगा AKI वाला बंदा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये बात याद रखने वाली है। टायर्ड होगा, मलेज होगा, वीक होगा, नीचे पिक्चर से भी मैं आपको दिखाऊंगी, पिक्चर से भी आपको याद होंगी। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा एंड हैज एडीमा ओवर फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड। बंदा जो है फ्लूइड ओवरलोड हुआ होगा, फ्लूइड ओवरलोड हुआ होगा, वो मैंने आपको बताया कि कैसे फ्लूइड ओवरलोड हुआ होता है, एडीमा हुआ था, एक्स्ट्रा वेजेशन हो जाती है। ठीक है, वो नीचे भी सारी पिक्चर्स वगैरह हम देखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू कर ले। वेरी सीवियर डिजीज में बंदा कंफ्यूज होगा। ठीक है, एरिथमियाज हो सकते हैं विद हाइपर कैलीमिया एंड एसिडोसिस। ठीक है, शार्प प्लूरेटिक चेस्ट पेन फ्रॉम पेरिकार्डाइटिस। ये चीजें एक बार गो थ्रू करना, नीचे से हम पिक्चर्स भी देखते हैं इसके। ठीक है, ये पोस्ट रीनल की अब शुरू होगी, अब हम पोस्ट रीनल वाला ऊपर से पढ़ते हैं। तो ऊपर लेके चलते हैं बस।
चलो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? डू लेट मी नो प्लीज। हरी अप जल्दी से बता दें। कोई मसला यहाँ तक? चलिए, अब हम पोस्ट रीडिंग का पढ़ते हैं। बाय नेम आया करें बच्चों, मुझे नहीं पता ये STK और ये लोग कौन है, ठीक है? बाय नेम आया करें। अच्छा जी। अब पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी में हमने देखना है कि इसमें क्या क्या कॉजेस बनती है। मोस्टली आपने इसमें याद रखना है पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन याद रखना है। अब ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि ब्लड क्लॉट या कोई सेलुलर डेब्रिस आया है, ठीक है, आपके नेफ्रॉन में, किडनी के अंदर, आपके किडनी के अंदर, ठीक है, या कोई फॉरेन बॉडी है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, ठीक है। मेनली आप इसमें कॉजेज याद रखते हैं, कॉजेज ही MCQ में आ जाती है, ठीक है। या फिर आप कह रहे हो नेफ्रोलिथियासिस यानी कि किडनी स्टोन्स हैं, या फिर आप कोई कह लो कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। अब इन सब की वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन इंट्रिंसिक टू द यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज यूरिनरी फ्लो अक्रॉस पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से यूरिनरी फ्लो जो है, यूरिनरी फ्लो अक्रॉस द पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में कि आगे जो है वो यूरिन फ्लो नहीं कर सकेगी। उसके बाद क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल, अदर कॉजेज में क्या हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल एडहेजन्स, कलर चेंज करते हैं आप, ऑरेंज कलर लेते हैं। अच्छा, इंट्रा एब्डोमिनल एडहेजन्स, कोई एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है या कुछ भी है उसकी वजह से एडहेजन्स हुई है, ठीक है, एडहेजन्स बनी है, या रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यू है कोई, या कोई बिनाइन और मैलिग्नेंट मैसिज है, प्रोस्टेट कैंसर है, या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। BPH, प्रोस्टेट कैंसर, एब्डोमिनल एडहेजन्स, रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, मैलिग्नेंट मैसिज। यानी कि पहले कोई और कॉजेज थी, ऑब्स्ट्रक्शन की चीजें थी जो सारी हमने पढ़ी एक साइड पे, ठीक है। ब्लड क्लॉट, कोई सेलुलर डेब्रिस, कोई फॉरेन बॉडी, कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर, नेफ्रोलिथियासिस, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन इंट्रिंसिक थी, ठीक है। अब कोई बाहर से कोई चीजें हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगी। बाहर की चीजें आप खुद सोच लेंगे, पेट के अंदर बाहर की कॉजेज कौन सी हो सकती हैं? कोई भी सर्जरी की वजह से एडहेजन, बाहर कोई उसके इर्द गिर्द प्रोस्टेट पड़ा हुआ है तो प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट का कैंसर, या कोई और मैलिग्नेंट कॉजेज, या कोई रिलेटेड पेरिटोनियल, कोई फाइब्रोसिस, कोई स्कार टिश्यू, ठीक है, इन सब की वजह से एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज और एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज, ठीक है। ये अपने माइंड में खुद लेकर आनी है आपने कि क्या क्या हो सकती है। डिक्रीज यूरिन फ्लो हुआ अक्रॉस द पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से क्या होता है अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन फ्लो जो है वो कम हो। इंक्रीज वॉल्यूम और प्रेशर प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब एक जगह पे आप देखें, एक नेफ्रॉन आपका कह लें कि ये आपका यूरिनरी सिस्टम था, अब आप कह लें कि इस जगह पे आपकी ब्लॉकेज हो गई है, अब इससे आगे आपका यहाँ पे आपका, हम कलर चेंज करते हैं, यूरिन बनाते हैं हम अपना येलो कलर में, ठीक है। अब यहाँ से आप कह लें कि यूरिन अब आगे नहीं जा सकता, ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम या ओवर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, इस जगह पे आगे तो जा नहीं रहा, ठीक है। प्रोक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और प्रोक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन वॉल्यूम और प्रेशर जो है बढ़ गया। इंक्रीज इंटरट्यूबुलर प्रेशर, अब ये ट्यूब ट्यूब थी ना, इंटरट्यूबुलर प्रेशर, ट्यूब के अंदर वाला प्रेशर भी बढ़ गया। अब होगा क्या, डिक्रीज प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन ग्लोमेरुलर अफरेंट आर्टेरियो एंड बोमेन स्पेस। अब ग्लोमेरुलर अफरेंट आर्टेरियो और बोमेन स्पेस के इर्द गिर्द जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, अब हम इसमें बनाते हैं, ये अफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, ग्लोमेरुलर से ये अफरेंट आर्टेरियल है, और इधर जो है ना ये बोमेन स्पेस थी, ठीक है, ये नीचे नेफ्रॉन जा रहा था, ठीक है। अब इन दोनों के इर्द गिर्द
इन दोनों के इर्द गिर्द जो प्रेशर ग्रेडियंट था ना। हाँ, जहां पे जो प्रेशर ग्रेडियंट था, इधर, इधर तो प्रेशर ग्रेडियंट था। ये हमारा ग्लोमेरुलस और ये है, और ये हमारे बोमेन स्पेस है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो प्रेशर ग्रेडियंट था ना, वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर ग्रेडियंट डिक्रीज होने से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इनटू द नेफ्रॉन्स जो है वो भी डिक्रीज हो गया। ठीक है। प्लाज्मा जो ग्लोमेरुलस से जो प्लाज्मा बोमेन स्पेस में नेफ्रॉन्स में जाना था, वो भी कम हो गया क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कम है। ठीक है। जो प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर डिफरेंस, यानी कि जो ग्लोमेरुलस और बोमेन स्पेस के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस था ना, वो कम हो गया। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही जो फिल्ट्रेशन होनी थी बोमेन स्पेस, ये ग्लोमेरुलस से बोमेन स्पेस में यानी नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होनी थी। अब जब प्रेशर डिफरेंस कम हो गया तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है। ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। अब इस फिल्ट्रेशन के कम होने को ही तो, इस फिल्ट्रेशन को ही तो हम जीएफआर कहते हैं। जब ये फिल्ट्रेशन ही कम हो गया तो जीएफआर कम हो गया। ठीक है। दोबारा समझें इस बात को। यहाँ से हमारा, यहाँ मैं दोबारा बनाती हूँ। ये हमारा एफेंट आर्टरियोल, ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये हमारी इफेंट आर्टरियोल। ठीक है। ये ग्लोमेरुलस, यहाँ पे हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। और ये हमारा आ गया जी नीचे नेफ्रोन। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में होता है एक ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर डिफरेंस। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिल्ट्रेशन होनी होती है। ये प्रेशर डिफरेंस कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि इंटर ट्यूबुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है। यानी कि जो इधर ट्यूब्स के अंदर वाला जो प्रेशर था ना, वो बढ़ा हुआ है। ठीक है। बढ़ा क्यों है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है इन ट्यूब्स के अंदर। ठीक है। इन ट्यूब्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है, तो इंटरट्यूबुलर प्रेशर बढ़ा। तो इंटरट्यूबुलर प्रेशर बढ़ाने की वजह से इसके ग्लोमेरुलस के और ट्यूब्स के दरमियान में जो प्रेशर डिफरेंस था, वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज हुआ तो फिल्ट्रेशन कम हो गई। इसी फिल्ट्रेशन को हम जीएफआर कहते हैं। जब फिल्ट्रेशन कम हुई तो जीएफआर भी कम। ठीक है। जीएफआर कम होने का मतलब है कि क्लियरेंस जो है वाटर और सोल्यूट्स की, वो कम हो गई। ठीक है। यानी कि जो क्लियरेंस होनी थी ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन में, हमारे जो सोल्यूट्स और वाटर आना था, वो कम हो गया। ठीक है। वो कम हुआ तो यहाँ जो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह गया सारा कुछ। सारा जो हमारा सोल्यूट्स थे, जो सारा वॉल्यूम था, वो इंट्रावेस्कुलर ही रह गया। नेफ्रॉन के अंदर आया ही नहीं, वेसल्स के अंदर ही रह गया। ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर, एफेंट आर्टरियोल्स के अंदर, इफेंट आर्टरियोल्स, ये एफेंट आर्टरियोल्स है और ये इफेंट आर्टरियोल्स है, इधर ही रह गया। ठीक है। नेफ्रॉन में आया ही नहीं। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि जो वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जो वेन्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। और फ्लूइड एक्सटर्नलाइजेशन फ्रॉम वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। यानी कि जो वेन्स थी, उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि उसके अंदर सारा फ्लूइड उसी के अंदर रह गया है। वहां से नेफ्रॉन्स के अंदर नहीं आया है। ठीक है। नेफ्रॉन्स में नहीं आया, सारा उसी के अंदर रह गया है। तो वहां में प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। वहां प्रेशर बढ़ गया, और अब वहां से सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। और वहां इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सारा फ्लूइड जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो गया है और एडीमा हो गया है। एडीमा हो गया है। ठीक है। इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एडीमा। ठीक है। इसको हमने कह दिया जनरलाइज्ड एडीमा। हुआ क्या? हुआ ये, फिर से रिपीट करती हूँ, हुआ ये कि जो हमारा फ्लूइड था, वो हमारा ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन के अंदर नहीं आया। कलर चेंज करके दोबारा से बताती हूँ। ब्लू कलर लेते हैं। जो फ्लूइड था वो यहाँ से ग्लोमेरुलस से हमारे नेफ्रॉन में नहीं आया। फ्लूइड सारा का सारा ग्लोमेरुलस में रह गया, यानी कि हमारे वेन्स और कैपिलरीज में रह गया। इसकी वजह से जो वेन्स और कैपिलरीज का प्रेशर था वो बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से सारा फ्लूइड जो है वो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने की वजह से जनरलाइज एडीमा। क्लियर? क्लियर है बच्चों यहाँ तक पॉइंट? कि बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं मीटिंग? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जनरलाइज एडीमा कैसे हुआ है?
ओके जी। उसके बाद फिर ये है कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जब बढ़ गया था उसकी वजह से वॉल्यूम इन आर्टेरियल सिस्टम और वेंस प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म, प्रेशर रेगुलेशन, प्रेशर बढ़ गया वहां पे, उसका मतलब है हाइपरटेंशन हो गया। अब ये बातें आपने पढ़ी भी होंगी कि यार इसमें क्या होता है, पोस्ट रीनल में जो एकीआई है उसमें एडीमा हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, एडीमा हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, जीएफआर कम हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब ये मैकेनिज्म आपको चीजें पता होंगी तो आपको खुद ही माइंड में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि एडिमा क्यों हो रहा है, अब आपको पता लग गया कि हाइपरटेंशन क्यों हो रही है, और आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है। अब क्लियरेंस हमने कहा था कि कम हो रही है फ्री फ्री वाटर सोल्यूट्स की। जब क्लियरेंस कम हो रही है तो इसका मतलब है कि यूरिन कम बन रहा है और यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। ठीक है। यूरिन कम हो रहा है, और तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन कम हो रहा है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बना के दिखाया कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन कम हो रहा था। दूसरा क्लियरेंस भी कम, मैंने आपको बताई थी क्लियरेंस कम हो रही है, तो क्लियरेंस कम होने से यूरिन आउटपुट कम हो गया। ठीक है। यूरिन कम बन रहा है, ये तो यूरिन कम बन रहा है। दूसरा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया। क्लियरेंस कम होने से क्रिएटिनिन सारा का सारा आपके ब्लड वेसल्स में रह गया, वहां से क्लियर नहीं हुआ, नेफ्रॉन में नहीं आया, वहां से नेफ्रॉन से आपके यूरिन में पास आउट नहीं हुआ, सारा ब्लड वेसल में रह गया, ब्लड में रह गया, तो इसका मतलब है सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया। क्लियर? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई है। यहाँ तक हमने कर लिया, इसको हम रेस करते हैं, गंद जो हमने इतना डाला है, फिर हम अगले पॉइंट्स देखते हैं। इस तरह से चीजें आप लोगों को याद रहेंगी, अभी आपको भूलेगा नहीं कि इसमें क्यों एडीमा हुआ, क्यों हाइपरटेंशन हुई, ये तो आपको याद रहेगा कि इसमें एडीमा और हाइपरटेंशन हुई थी, हुई क्यों थी, वजह क्या थी। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, इसके बाद एक पॉइंट हम ये देते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यूरिन बिल्डअप कर गया यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में। ठीक है। वहां पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। अब आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस नजर आता होता है, ठीक है, जब आप कराते हो ना उसमें एक्सरे वगैरह कराते हो तो एक्सरे पे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस नजर आता है, डायलेटेड नजर आता है पेल्विक एलिसिस सिस्टम और एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड। अब आपको यहाँ पता चल गया कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड एक आपका डायग्नोसिस हो गया कि आप डायग्नोसिस के लिए क्या कराते हो, अल्ट्रासाउंड कराओगे। तो अल्ट्रासाउंड पे आपको जो पेल्विक एलिसिस सिस्टम है वो डायलेटेड नजर आ रहा है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद अगला, कंप्रेशन ऑफ द रीनल वेस्कुलेचर ड्यू टू द मैस इफेक्ट। मैस इफेक्ट की वजह से अब वो डायलेटेड है, बहुत बड़े बड़े हुए हैं पेल्विक एलिसिस सिस्टम, तो वो एक मैस इफेक्ट दे रहे हैं रीनल वेसल्स के ऊपर। ये वेसल्स के ऊपर मैसेज रख दे रहे हैं, तो वेस्कुलर वीनस ड्रेनेज जो है वो कम हो रही है, और एंड आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, वीनस ड्रेनेज जो है वो कम हो रही है। ठीक है, वीनस ड्रेनेज कम हो रही है तो इस्कीमिया हो रहा है और इन्फ्लेमेशन हो रही है किडनी की। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी और ग्रैनुलर कास्ट आएंगे। ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी और ग्रैनुलर कास्ट आएंगे। ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन और इस्कीमिया होगा किसी चीज का, यानी कि किडनी का, तो वो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस। ठीक हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद इम्पेयर्ड रिजॉर्प्शन। जब इन्फ्लेमेशन हो रही है किसी चीज की तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड रिजॉर्प्शन हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी, और फाइन ट्यूनिंग बाय ट्यूब्यूल्स। एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन जो उसके जितने भी फंक्शन थे वो सारे अफेक्ट हो जाएंगे। सब ने रेज ही नहीं किया, तो भी रेज करते हैं। उसके जो सारे नॉर्मल फंक्शन थे वो अफेक्ट हो गए। ठीक हो गया? उसके बाद सोडियम एंड क्लोराइड डिलीवरी जो डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल इज सेंस्ड बाय मैक्यूलर डेंसा। अब क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड जो डिलीवरी थी ना डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स पे, वो मैक्यूलर डेंसा ने क्या की, सेंस की। उसकी वजह से सिक्रीशन की, किस चीज की, एडिनोसिन की, मैक्यूलर डेंसा में एडिनोसिन की सिक्रीशन हुई। एडिनोसिन कंस्ट्रिक्ट कर देता है एफरेंट आर्टेरियोल्स को। जब एफरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हुए तो जीएफआर कम।
अब इसमें जीएफआर डिक्रीज होने की एक और रीजन बनी। वो क्या बनी कि मैक्यूलर डेंसा सेल ने सेंस कर लिया कि इस चीज को, इंक्रीज इन सोडियम एंड क्लोराइड डिलीवरी टू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब क्या हुआ था कि एक्सक्री जो नॉर्मल उसका फंक्शन था वो हो नहीं रहा। जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक क्लोराइड और सोडियम आयंस जो है वो ज्यादा गए। जब वहां तक ज्यादा गए तो वहां पे मैक्यूलर डेंसा सेल्स पड़े हुए हैं। मैक्यूलर डेंसा सेल्स ने जब सेंस किया कि यार मेरे पास तो सोडियम और क्लोराइड ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है पीछे कहीं सोडियम और क्लोराइड आयंस नहीं निकले। वो तो गए नहीं यूरिन में, वो तो मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पीछे निकले ही नहीं वो तो अभी तक ज्यादा ही है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी चालाकी दिखाएगा और चालाकी से क्या करेगा, एडिनोसिन रिलीज करेगा। लेकिन उसकी चालाकी उसको भारी पड़ जाएगी। उसकी चालाकी उसको क्या भारी पड़ेगी, एडिनोसिन मजीद जाके कंस्ट्रिक्ट कर देगा अफेरेंट आर्टेरियोल्स को। अफेरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होने से मजीद जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी चालाकी उसको भारी पड़ी और मजीद जीएफआर कम। क्लियर। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट यही कि यूरिन आउटपुट कम हुआ वैक्यूम ऑब्स्ट्रक्शन, तो वही मेनली वही होगा कि यूरिन आउटपुट कम हो गया। अच्छा, अब यूरिन फ्लो कम है अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर रिलीव हो जाए, अगर किसी भी वजह से आपने ऑब्स्ट्रक्शन कम कर दिया है, तो होगा क्या कि इंटरट्यूबुलर प्रेशर कम हो जाएगा और जीएफआर, रैपिड जीएफआर इंक्रीज होगा। अगर रैपिड जीएफआर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से होगा क्या कि रैपिड डाययूरेसिस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की रैपिड डायलिसिस हो जाएगी, यानी कि फौरन से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा यूरिन से, रिजोल्व हो जाएगा इन लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस हो जाएगी। ठीक है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस शुरू हो जाएगी, नॉर्मल हो गया सारा मैकेनिज्म। फिर अगर मेडलरी सैल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाए, इस्कीमिया हो जाए या डिक्रीज रिस्पॉन्स हो जाए, तो वो लास्ट करता है लास्ट 24 आवर्स में, और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस कॉजेस। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल फंक्शन हो गया तो फिर ये सारी चीजें रिजोल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें क्लियर है बच्चों। बता दें ये जल्दी से, क्लियर है बच्चों, आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब पोस्ट सीजन एजोटीमिया को हम देख लेते हैं अपनी जो है अपनी बुक से, मास्टर द बोर्ड से। अच्छा जी, ऑब्स्ट्रक्शन, मेन चीज आपने याद कर ली, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी कॉज डैमेजेस द किडनी बाय ब्लॉकिंग द फिल्ट्रेशन एट द ग्लोमेरुलस। कॉजेज ऑफ पोस्ट रीनल एजिथेमिया इंक्लूड्स, अब क्या क्या कॉजेज बनेंगे, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी और कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी मैंने आपको बता दिया कि प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एक्सट्रिंसिक कॉज थी, स्टोन इन द यूरेटर इंट्रिंसिक कॉज थी, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इंट्रिंसिक कॉज बनेगी एक्सट्रिंसिक कॉज बनेगी, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कॉज बनेगी ना। जुरेथ्रा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इंट्रिंसिक कॉज बनेगी। न्यूरोजेनिक एटोनिक ब्लैडर, ये इंट्रिंसिक कॉज बन जाएगी। न्यूट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, ये एक्सट्रिंसिक कॉज बन जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास यानी कि इसमें फिर हमारे पास ब्लियोमाइसिन, यानी कि कोई रेडिएशन हम दे रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने याद कर लेनी है। मैनेजमेंट ऑफ प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल इज बेस्ड ऑन करेक्टिंग द अंडरलाइंग कॉज। आप बस कॉज ठीक कर दो, ट्रीटमेंट आपका हो गया, ठीक हो गया। मेन बात आपने ये याद कर ली। उसके बाद है प्री रीनल पोस्ट रीनल एजिथेमिया कंबाइंड अकाउंट फॉर 80% ऑफ एक्यूट किडनी, द मेजोरिटी आर रिवर्सिबल। वो कहते हैं कि मेजोरिटी जो है वो ट्रीटमेंट रिवर्सिबल है। यू मस्ट ऑब्स्ट्रक्ट बोथ किडनीज फॉर द क्रिएटिनिन टू राइज, यानी कि अगर कोई क्रिएटिनिन राइज होना है ना, तो इसका मतलब है कि बोथ किडनीज ऑब्स्ट्रक्ट होंगी अगर आपने क्रिएटिनिन राइज देखना है तो। The major force favoring filtration is the hydrostatic pressure in the glomerular capillary.
ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह ये आपने चीजें सारी देख ली। अब इंट्रिंसिक रीनल डिजीज देख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को हम सेपरेट से एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या चीज याद रखने वाली है, टॉक्सिन्स होते हैं इसमें कॉजेज, और प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया ऑफ द किडनी। glomerulonephritis is rarely acute, but when the kidney is injured from any cause, there is always a greater risk of AKI. For example, a few hours of hypotension. अच्छा, अब इसमें क्या क्या कॉज हो सकती है, एक्यूट इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है, एलर्जिक हो सकता है, ठीक है, कोई पेंसिलिन हो सकता है, रेब्डोमाइलोसिस हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सिस्प्लेटिन, एम्फोटेरिसिन, साइक्लोस्पोरिन, एनसेड हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन टॉक्सिन्स कॉजिंग एकीआई फ्रॉम 18 एक्यूट ट्यूबल नेक्रोसिस से होता है, ये हम अलग से पढ़ेंगे सारा। ठीक है। अब इसमें क्रिस्टल्स कौन से हो सकते हैं, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोक्सिलूरिया। प्रोटीन्स याद रखने इसमें आपके पास माइलोमा में अगर बेन स्टोन्स प्रोटीन्स है तो वो भी इंट्रिंसिक कॉज हो सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ से टेबल से हम इसमें देख लेते हैं। इंट्रिंसिक रीनल में पोस्ट रीनल देखते हैं ना, वही बीपीएच, यूरेट्रल स्टोन्स, सर्वाइकल कैंसर, यूरेथ्रल स्टोन्स, मोनोजेनिक ब्लैडर, यूट्रोफाइटोन फाइब्रोसिस, कीमोथेरेपी और एक्सटर्नल बीम थेरेपी। ये हो गया। उसके बाद इंट्रिंसिक कॉजेज देखते हैं। इसमें वही आ जाते हैं एटीएन, टॉक्सिन्स, एनसेड्स, माइनोग्लाइकोसाइड्स, सिस्पेटिन, साइक्लोस्पोरिन, प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। एआईएन, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स, रेब्डोमाइलोसिस, हीमोग्लोबिनूरिया, पेनिस्टोन प्रोटीन्स, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है वो भी इंट्रिंसिक कॉज। ठीक है। कॉजेज क्लियर है अब आप लोगों को? बच्चों कॉजेज क्लियर है? इसमें तो नहीं आप मार खाएंगे? याद हुई है कुछ कॉजेज? मैं पूछूं किसी एक बच्चे से, पूछूं किसी एक बच्चे से, अनम्यूट करो मुझे बताओ जरा। ये रियल मी, ये क्या नाम है इस बच्चे का? भाई नेम आया करो बच्चों, अनम्यूट करो जरा। रियल मी, मुझे बताओ जरा, इसकी मुझे कोई दो कॉजेज बताओ, प्री रीनल की। प्री रीनल की कोई दो कॉजेज बताओ बच्चे। शाबाश, मुझे पता लगे कि मैंने क्या पढ़ाया। अनम्यूट करो। रियल मी के नाम से जो है बच्चा, RMX रियल मी। शाबाश, अनम्यूट करो। प्री रीनल की कोई सी दो कॉजेज बता दो मुझे। बेटा, STK, इस बच्चे का क्या नाम है, अनम्यूट करो। जब अनम्यूट भी नहीं कर दो, चैट में बता दो। चैट में बताओ बच्चों, ये रियलमी और STK के नाम से जो बच्चे हैं, जल्दी से बताओ मुझे कोई प्री रीनल की दो कॉजेज बताओ जल्दी से। शाबाश, फिर आगे चलें, टाइम बहुत हो गया है। चैट बॉक्स में बताओ बच्चों जल्दी से, फिर आगे चलें। प्री रीनल सुमेरा, आई एम आस्किंग अबाउट प्री रीनल। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने नहीं बताना। प्री रीनल की कोई भी बच्चा बताए, जल्दी से बताओ। सना, मदीहा, आप लोग बताओ जल्दी से। ऐसे तो ना किया करो, जिसको पता है वो बताए। हाँ, गुड। ये साथ साथ याद किया करो बच्चों। गुड 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 गुड। चलो,
अच्छा, अब पोस्ट यूनिवर्सिटी में कि हम देख सकते हैं प्रेजेंटेशन। कुछ याद है? अच्छा, पोस्ट सीजन में एनलार्जमेंट हो जाएगी, डिस्टेंशन हो जाएगी ब्लैडर की, वही अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर वगैरह है तो ठीक है, यूरिनरी कैथेटर प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अब इसमें डायग्नोसिस हम देख लेते हैं। डायग्नोसिस में आपने याद रखना है कि प्री रीनल में क्या होगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो आप इसमें हम बेसिकली देख रहे होते हैं। क्रिएटिनिन कराएंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराएंगे, तो उसकी रेशियो हम देखेंगे, वो अबव 20:1 होगी। ठीक है, पोस्ट रीजन में भी अबव 20:1 होगी, लेकिन मेनली हमने हिस्ट्री पे इसको डायग्नोस करना है कि उसमें हिस्ट्री जो है प्री रीनल में हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोटेंशन की होगी। वही सारी कॉजेज रूल आउट करेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस में कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पोस्ट रीनल में डिस्टेंडेड ब्लैडर और मैसिव रिलीज ऑफ यूरिन। पेशेंट आया, पेशेंट कहेगा कि यार हमारे अटेंडेंट कहेगा कि हमारे मरीज का जो है ना यूरिन रिलीज हुए जा रहा है। ठीक है, मैसिव रिलीज ऑफ यूरिन विद कैथेटर प्लेसमेंट, यानी आप जब कैथेटर डालोगे ना तो उसमें मैसिव रिलीज ऑफ यूरिन होगा। ठीक है, डिस्टेंडेड ब्लैडर के साथ आएगा पेशेंट। ठीक हो गया। बायलेटरल यूरिन यूरिन बायलेटरल नहीं, पेशेंट सॉरी, पेशेंट ये नहीं कहेगा आके कि यूरिन रिलीज हो रहा है, पेशेंट कहेगा कि उसको यूरिन आ नहीं रहा। तो जब आप कैथेटर डालोगे तो उसमें यूरिन रिलीज, मैसिव रिलीज ऑफ यूरिन होगा। इसका मतलब है कि वो डिस्टेंडेड ब्लैडर था। ठीक है, डिस्टेंडेड ब्लैडर के साथ पेशेंट आएगा। बायलेटरल यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड जो आप करोगे तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ होगा, या एक साइड पे, दोनों साइड। ठीक है, ये इसके डायग्नोसिस के पॉइंट्स। ड्रग्स दैट रेज द क्रिएटिनिन इन नॉर्मल रीनल फंक्शन। अभी ड्रग्स के आपने नाम याद कर लेने हैं कि जो क्रिएटिनिन रेज कर सकते हैं, फेबुक्सोस्टेट, सिमिटेडीन, ट्राइमेथोप्रिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आएगा। ठीक है, टेस्ट फॉर एकेआई ऑफ अनक्लियर एटियोलॉजी। अगर एकेआई आपको अनक्लियर है तो आपने कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? इसमें आप यूरिन एनालिसिस कराओगे, यूरिन सोडियम कराओगे, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम कराओगे, यूरिन ओस्मोलैरिटी कराओगे। अब इसमें नजर क्या क्या आपको आता है वो हम इसमें से रीड आउट करते हैं। यूरिन सोडियम एंड फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मली विल इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है जब भी ब्लड प्रेशर की डिक्रीज हो या वेस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन बढ़ता है। एल्डोस्टेरोन बढ़ने से जो सोडियम लेवल है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। जब सोडियम ये एल्डोस्टेरोन बढ़ा तो उसके एल्डोस्टेरोन बढ़ने से उसने क्या करना है, सोडियम का जो रीअब्सॉर्प्शन है ब्लड के अंदर, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ब्लड के अंदर वो बढ़ा देगी। ठीक है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर बढ़ गई और यूरिन के अंदर सोडियम कम हो गया। ठीक है, यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर कम हुआ, यानी कि जब भी प्री रीनल कॉज होगी तो एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। प्री रीनल कॉज में क्या होता है, मैंने बताया ना, ब्लड प्रेशर कम होता है, इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम कम होता है। तो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम कम होने से एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ। एल्डोस्टेरोन रिलीज होने से सोडियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई, यानी कि ब्लड में सोडियम ज्यादा हो गया और यूरिन में सोडियम कम हो गया। यूरिन में सोडियम क्यों कम हो रहा है कि यूरिन वाला सोडियम सारा एल्डोस्टेरोन ने ब्लड के अंदर ले लिया, ब्लड में सोडियम ज्यादा कर दिया और यूरिन में सोडियम कम कर दिया। जब यूरिन में सोडियम कम कर दिया तो यूरिन में सोडियम कम हो गया, तो इसका मतलब है कि प्री एजोटीमिया में लो यूरिनरी सोडियम। क्यों लो यूरिनरी सोडियम है? क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ, एल्डोस्टेरोन ने सारा यूरिन का सोडियम ब्लड के अंदर ले लिया। ठीक हो गया। जब यूरिन में सोडियम कम हुआ तो फ्रैक्शनल जो सोडियम था वो भी कम हो गया। ठीक है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है वो भी कम हो गया। जब यूरिन का सोडियम कम हुआ तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम वो भी कम हो जाएगा ना। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, इट इज नॉर्मल फॉर यूरिन सोडियम टू डिक्रीज व्हेन देयर इज डिक्रीज रीनल परफ्यूजन बिकॉज एल्डोस्टेरोन लो लेवल राइजेस। सिंपल सी बात है। यूरिनरी सोडियम एंड फीना गिव यू द सेम इंफॉर्मेशन, ये सेम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन या फिर सिंपल यूरिनरी सोडियम। फिर आगे आ जाते हैं यूरिनरी ऑस्मोलैलिटी। व्हेन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इज लो, जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लो है यानी कि प्री रीनल कॉज है, नॉर्मली एडीएच लेवल शुड राइज। ठीक है, एल्डोस्टेरोन भी बढ़ता है और एडीएच लेवल भी बढ़ता है। एल्डोस्टेरोन का काम था यूरिन से सोडियम को निकालना, एडीएच का काम है यूरिन से पानी को निकालना। यूरिन से पानी को निकाल लेगा, ब्लड के अंदर पानी ज्यादा कर देगा, यानी कि बॉडी के अंदर पानी ज्यादा करेगा और यूरिन के अंदर पानी कम कर देगा। जब यूरिन के अंदर पानी कम हो जाएगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिन डाइल्यूटेड रहेगा कि यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा?
बताओ बच्चों, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा? जल्दी से बताओ। बिलाल, कंसंट्रेट। अनम, कंसंट्रेटेड, गुड। अच्छा जी। फिर वो कहता है अ हेल्दी किडनी विल एब्जॉर्ब मोर वाटर टू फिल द वेस्कुलेचर, इंक्रीज द रीनल परफ्यूजन। अब हेल्दी किडनी ने क्या करना है, रीअब्जॉर्ब कर लेना है वाटर को, ठीक है, और इंक्रीज कर देनी है रीनल परफ्यूजन। व्हेन मोर वाटर इज reabsorbed फ्रॉम द यूरिन विल द यूरिन बी मोर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड? ये भी वही सवाल कर रहा है, ये भी वही सवाल कर रहा है। इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन लीड्स टू एन इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। हेल्दी किडनी में, हेल्दी किडनी में जब यूरिन ऑस्मो ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होने से एडीएच ज्यादा हुआ, जब एडीएच ज्यादा हुआ उसने वाटर रिअब्सॉर्ब कर लिया बॉडी के अंदर, और यूरिन के अंदर वाटर कम किया और यूरिन कंसंट्रेटेड कर दिया। हेल्दी किडनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ट्यूबुलर सेल्स रिएब्सॉर्ब वाटर। नॉर्मल ट्यूबुलर सेल्स ने तो एब्सॉर्ब कर लिया वाटर। इन एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होगा? द यूरिन कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज द ट्यूबुलर सेल्स आर डैमेज्ड। ट्यूबुलर सेल्स तो डैमेज पड़े हुए हैं, ट्यूबुलर सेल्स डैमेज पड़े हुए हैं। द यूरिन प्रोड्यूस इन एटीएन इज सिमिलर इन ऑस्मोलैरिटी टू द ब्लड, दिस इज कॉल्ड द आइसोथिनुरिया। अब इसमें कंसंट्रेटेड नहीं हो सकेगा क्योंकि एडीएच तो आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ट्यूबुलर सेल्स डैमेज है। ट्यूबुलर सेल्स डैमेज है तो ट्यूबुलर सेल से वो वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगा तो यूरिन की कंसंट्रेशन सिमिलर होगी ब्लड की कंसंट्रेशन से, इसको हम कहते हैं आइसोथिनूरिया। ठीक है, आइसोथिनूरिया। यूरिन ऑस्मोलैलिटी इन एटीएन इज इनएप्रोप्रिएटली लो। ठीक है, एटीएन में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में लो होती है, हेल्दी किडनी वाली नहीं होती। इन आइसोटेनोरिया स्पेशली प्रॉब्लमेटिक व्हेन द पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड। अब वो कहता है कि अगर डिहाइड्रेटेड है पेशेंट फिर क्या होगा? आइसोटेनोरिया मींस द यूरिन इज सेम strength as the blood. The term isotonic is used interchangeably with the phrase renal tubular concentrating defect. ठीक है, कंसंट्रेटिंग डिफेक्ट है इसमें। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन शुड नॉर्मली इंक्रीज द यूरिन कंसंट्रेशन। डिहाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली यूरिन कंसंट्रेशन होना चाहिए। इफ देयर इज डैमेज टू ट्यूबुलर सेल्स फ्रॉम इस्कीमिया और टॉक्सिन्स, ठीक है, अगर इस्कीमिया और टॉक्सिन्स की वजह से, यानी कि इंट्रारीनल, जो इंट्रारीनल कॉजेज थी इस्कीमिया और टॉक्सिन्स, intrarenal causes थी ischemia or toxins, the kidney loses the ability to absorb sodium and water because a live functioning cell is necessary to absorb sodium and water। हम वो कहते हैं अगर ट्यूबुलर सेल्स डैमेज है और डिहाइड्रेशन है, ठीक है, डिहाइड्रेशन से तो यूरिन कंसंट्रेटेड होना चाहिए, लेकिन इस्कीमिया और टॉक्सिन से सेल्स डैमेज है, ठीक है, फंक्शनिंग सेल इज नेसेसरी टू एब्जॉर्ब इन एटीएन द बॉडी इनएप्रोप्रिएटली लॉसेस सोडियम एंड वाटर इनटू द यूरिन। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, इस इधर से समझ आएगी आपको। हेल्दी पर्सन विद फ्लूइड ओवरलोड, हेल्दी पर्सन था और फ्लूइड ओवरलोड था, ठीक है, उसमें लो में यूरिन ऑस्मोलैरिटी थी और डाइल्यूट यूरिन था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि हेल्दी पर्सन है, उसमें फ्लूइड ओवरलोड अगर हो गया है, फ्लूइड ओवरलोड है तो उसमें तो डाइल्यूटेड यूरिन होगा, तो उसमें हम फ्लूइड ओवरलोड है तो उसमें जरूरत ही नहीं है कि हम फ्लूइड मजीद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करें। ठीक है, तो मजीद यूरिन से बॉडी के अंदर फ्लूइड एब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें हम यूरिन को डाइल्यूट ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हेल्दी पर्सन में डिहाइड्रेशन हो गई है तो डिहाइड्रेशन में हमें हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी रखनी पड़ती है, यूरिन को कंसंट्रेटेड भेजना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अगर इस्कीमिया और टॉक्सिन्स की वजह से इंजरी हो गई है, एटीएन है, तो फिर उसमें डिफरेंट हो जाएगा केस। ठीक है, inappropriately loses and sodium and water into the urine, inappropriately loses करेगा तो उसमें फिर, उसमें भी फिर डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, क्लियर है? इसमें से कोई चीज नहीं समझ आएगी तो इसको हम दोबारा देख लेंगे।
इस एमसीक्यू को भी आपने देख लेना, सिकल सेल ट्रेट में हमने अवॉइड करनी होती है डिहाइड्रेशन को, क्योंकि द ओनली सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल ट्रेट इज अ डिफेक्ट इन द रीनल कंसंट्रेटिंग एबिलिटी और आइसोथिनुरिया। ठीक है, इस एमसीक्यू को आप लोगों ने देख लेना है। अब ये वही बात आ गई आगे से इसकी, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और वो यूरिन सोडियम वाली, जो हमने देख भी लिए। यूरिन सोडियम ब्लड यूरिन नाइट्रोजन में प्री रीनल में हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 20 रेशो 1 होता है, और एटीएन में यानी कि इंट्रा रीनल में लेस देन 20:1 होता है। यूरिन सोडियम जो है वो लेस देन 20 होता है इसमें प्री रीनल में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यूरिन सोडियम कम हो जाता है प्री रीनल में, लेकिन इंट्रा रीनल में जो होता है यानी कि एटीएन में, एटीएन हमने कल सेपरेट से पढ़ना है, इसको भी छोड़ते हैं, अभी सिर्फ यही देखें। यूरिनरी सोडियम मैंने आपको बताया था डिक्रीज होता है इसमें, यानी कि लेस देन 20 होगा। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन वो भी डिक्रीज होता है, यानी कि लेस देन 1% होगा। यूरिन ओस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, यानी कि greater than 500 होगी। ये इसके सारे टेस्ट हैं जो आपने उन्हें याद रखने हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कोरिलेट्स विद यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी वही यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये अब यहाँ से आपका एमटीबी से सारा क्लियर हो गया है, एक्यूट किडनी इंजरी। अब हम इसको फास्टेस्ट स्टेप 1 से देख लेते हैं, वही सारी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। एटियोलॉजी में वही हाइपोवोलेमिया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, ठीक हो गया प्री रीनल में। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी में वही डिक्रीज रीनल ब्लड फंक्शन, डिक्रीज जीएफआर, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड यूरिया। यूरोस्मोलैरिटी मैंने आपको बताया greater than 500। अब आपको याद रखने में आसानी होगी, ये मैंने इसको समझा दिया सारा, यहाँ से आप करते हैं सिर्फ आपको रटा लगता। ठीक है, और यूरिन सोडियम जो है वो लेस देन 20, और फ्रैक्शनेटेड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम वो लेस देन 1%। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन फ्रैक्शन जो है वो greater than 20। और अब आप पोस्ट यूरिनरी में देख लें, वही कॉजिनस स्टोन्स, बीपीआई न्यूप्लान्स, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, ऑर्थो ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो greater than 500 थी, इसमें आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम होती है। ठीक है, इसमें कंसंट्रेटेड होता है यूरिन, इसमें आपका यूरिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कंसंट्रेटेड नहीं होता। ठीक है, इसमें आपका यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, लेस देन 350 होती है। ये आपने चीज याद रखनी है। ठीक है, और इसमें भी अब आपने इंटररियर की भी आप कॉजेज देख लें यहाँ से। इसमें ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इस्कीमिया, सारी मैंने आपको बताई है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इसकी कॉज है, वेस्कुलाइटिस, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, टीटीपी, एचयूएससी भी अभी हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज जीएफआर, एटीएन, पैची नेक्रोसिस, इसकी भी आपने उसमें आइडिया रखना है, लेस देन 350 है। ठीक है, और इसमें यूरिन सोडियम जो है वो इनमें बढ़ा हुआ। ठीक है, इनमें यूरिन सोडियम greater than 40 होता है, और फीना जो है वो इसमें greater than 2% होता है। दस यूरिन नाइट्रोजन लेस देन 15 होता है। ये चीजें आपने, बच्चों क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो है ना आपका फर्स्ट स्टेप 2 से आ गया। ये एक पैराग्राफ ही है इसमें, ये बस आपने यहाँ से रीड कर लेना है, वही सारी बातें हैं। ठीक है, रीनल फेलियर, रीनल किडनी इंजरी ये कहते हैं इसको। ठीक है, बेसलाइन विद पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, एक्यूट है क्योंकि लेस देन 3 मंथ्स वाली बात आपने इसमें याद रख लेनी है। ठीक है, रिटेंशन ऑफ क्रिएटिनिन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओलिगूरिया, लेस देन 0.5 ml/kg/hour। ये एक एमसीक्यू हो गया, लेस देन 0.5 ml/kg/hour। बट इफ द प्रेजेंट कैन बी पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉम्प्लिकेशन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज होगी, यूरेमिया होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। ठीक है, वही सारी बातें हैं। अब इसमें भी एक टेबल है, वो देख लेते हैं हम। रीनल में डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, हाइपोवोलीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वही सारी बातें हैं बच्चों। एनसेड्स, क्रोनिक हार्ट फेलियर, सिम्टम्स में हाइपोवोलीमिया, टैकीकार्डिया होगा हाइपोवोलीमिया की वजह से, हाइपोटेंशन होगी। ये बात नहीं है, ये याद रखनी है कि इसमें टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, लीवर फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये बातें हो गई। रीनल में ब्लड यूरिन नाइट्रोजन मैंने आपको बता दिया, greater than 20, लेस देन 1%, लेस देन 20, greater than 500,
यूरिनरी सेडिमेंट्स वाली बात याद रख लें, वो उसमें हमने कहीं नहीं पढ़ी कि इसमें हाइलिन कास्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हाइलिन कास्ट होंगे। इसकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकी, आप लोगों ने देख लेना है। इसमें हाइलिन कास्ट होते हैं। सी इमेज ए, ये बनी हुई हाइलिन कास्ट। ठीक है, ये बनी हुई है हाइलिन कास्ट। ठीक है, इसमें हाइलिन कास्ट होती है। ठीक है, हाइलिन कास्ट होती है। ये कास्ट वगैरह जो है ना, ये मैं आपको समझा दूँ। फर्स्ट स्टेप वन में इसका बना हुआ है, वहां से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, ओके जी। ट्रीटमेंट सबका सेम है। ठीक है, ये हम देखते हैं अभी end पे। अच्छा जी, उसके बाद ऊपर चलते हैं। पोस्ट रीनल की वही कॉजेज हो गई सारी। ठीक है, ट्यूमर्स, एसेक्टोमील और ये सारा कुछ, जेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस, सुप्रापेबी। अच्छा, हिस्ट्री में सुप्रापेबी को फ्लैंक पेन हो गया, डिस्टेंडेड ब्लैडर के साथ आएगा, ये मैंने आपको बताया। ब्लैडर स्कैन शोज पोस्ट वॉइड रेजिडुअल ग्रेटर देन 50 ml। ठीक है, जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगा, और एक पॉइंट और हो गया कि पोस्ट वॉइड रेजिडुअल ग्रेटर देन 50 ml का। ये वेरी करता है, सारा चीजें वेरीज, ये बात याद कर लेनी है। कास्ट वाली बात यहाँ नहीं लिखी हुई ट्रीटमेंट में, याद कर लेना आपने कि अर्जेंट ब्लैडर स्कैन करेंगे और कैथेटराइज करेंगे और रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या करना था, फ्लूइड देना था सारा, अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स करनी थी। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स विल नॉट हेल्प पेट्रोनिनल। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स वगैरह हमने विल नॉट हेल्प पेट्रोनिनल सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अदर को मतलब आईवी फ्लूइड्स हमने देने हैं, लेकिन वो इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे जो सिम्टम्स है उनको ठीक करेंगे, बॉडी वॉल्यूम को ठीक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रारीनल वाला। इंट्रारीनल वाला मैंने आपको बता दिया, इसमें से भी देख लेते हैं, चीजें वही हैं सारी। इंजरी विद इन द नेफ्रॉन। ठीक है, ग्लोमेरुलस, माइलोसिस, एंसिलिन, सल्फा ड्रग्स, पीपीआई, एल्लोपिनॉल। पीपीआई इसमें आए। ठीक है, एल्लोपिनॉल भी इसमें आया, ये बातें याद कर लेनी है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्सपोजर, ड्रग्स कौन कौन सी, एनसेड्स, पेनिसिलिन और अमाइनोग्लिकोसाइड्स। कंट्रास्ट मीडिया। अब इसमें ये चीजें बस आपने याद रखनी है कि इसमें ब्लड क्रिएटिनिन जो है वो लेस देन है, और फ्रैक्शनल वो ग्रेटर देन है, और ये भी ग्रेटर देन। ठीक है, और ये लेस देन 350 है। इसमें आरबीसी कास्ट है, डिस्मोर्फिक आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी कास्ट है। ठीक है, ये बातें याद करनी है, और फैटी कास्ट भी है इसमें। मडी ब्राउन और ग्रैनुलर कास्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो इमेज 2 है ना, उसके अंदर आरबीसी कास्ट बने हुए हैं। ठीक है, ये आरबीसी कास्ट बने हुए हैं। उसके बाद इमेज सी में हमारे पास डब्ल्यूबीसी कास्ट बने हुए हैं, डब्ल्यूबीसी कास्ट बने हुए हैं। इमेज डी में हमारे पास मडी ब्राउन कास्ट बने हुए हैं। ठीक है, ओके जी, ये हो गया सारा का सारा। अच्छा, ये टीटीएन देख लेते हैं। इसका हमारे पास एक ट्राइएड होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना, आपने याद रखना है कि एसोसिएशन इसकी इकोलाई के साथ होती है और शिगेला के साथ होती है। इकोलाई की स्ट्रेन O157H7। ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास ट्राइएड होता है, इसमें हेमोलिसिस होती है, रीनल इंसुफिशियंसी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, तो हमारे साइटोपिनिया कितना, लेस देन 30,000। इसमें सिस्टोसाइट्स होते हैं, सिस्टोसाइट्स फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर है नीचे, मैं दिखाती हूँ। हेलमेट सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, पिक्चर नीचे दिखाती हूँ। फीवर हो सकता है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें एडम TS13 है ना, जीन होता है। पीटी एपिटिस में नॉर्मल होता है। ठीक है, शिस्टोसाइट्स की शेप याद रख लेनी है कि इसमें, ठीक है, फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल होता है, फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल। रिजोल्व कर जाता है H2S और ई कोलाई भी रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, प्लाज्मा फोरेसिस करना पड़ता है इसमें हमें अर्जेंटली भी, टीटीपी। If plasma fluorescence is not one of the choices used in fields of fresh frozen plasma. Atypical means HOS does not arise from infection instead। बस ये उसको रीड कर लीजिएगा, बस इसमें मेनली जीन याद रखना है आपने, एडम TS13। कोई सी सीरीज एग्जाम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है नेफ्रॉन का। नीचे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। सिम्टम्स वही, फैटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट,
हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे मैंने आपको वहां भी बताए, ऊपर ही बुक में करवा दिए। एक्यूट किडनी इंजरी, रीनल रीनल परफ्यूजन कम, सिस्टेमिक हाइपोटेंशन, शॉक, रीनल में आरबीसी कास्ट आते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर होते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हमने पढ़ना है, ठीक है, और ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, कास्ट सारी पढ़ी है हमने, टीटीपी और एचयूएस होता है इसमें, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, और ग्लोमेरुलर हो सकते हैं आरबीसी कास्ट वगैरह, इसमें हमारे पास हो सकता है ये नेफ्राइटिस, और ये सारे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ये सारे इसमें आईजीए वाले, ठीक है, ये देख लीजिए, रीनल का इसमें अच्छा बताया, ठीक है, और इंटरस्टिशियल में हमारे पास आ जाता है पोस्ट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ड्रग्स, और ये सब पोस्ट रीनल की कॉजेज सारी हमने पढ़ ली, इसमें से रीनल वाला देख लीजिएगा, ठीक है। सिस्टोसाइट्स डैमेज रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये बने हुए, ये बने हुए हेलमेट सेल्स जो है वो हेलमेट की तरह के नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, ये भी डैमेज इंडिकेटेड ऑफ माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ये भी डैमेज फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल होते हैं, ये देखो ये हेलमेट की तरह के नजर, हेलमेट उल्टा हेलमेट बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है बच्चों लेक्चर आज का। प्लाज्माफोरेसिस क्या होता है कि प्लाज्माफोरेसिस थेराप्यूटिक है बेसिकली एचयूएस में, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व्स द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिमूवल रिटर्न और एक्सचेंज ऑफ ब्लड प्लाज्मा और कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स का रिमूवल होता है। जीएफआर क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोन एंड स्पेस, ठीक है, बस यही था आज का लेक्चर। अब मुझे बताएं कोई मसला कोई परेशानी इसमें, बताएं डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर सुहेल आप गायब रहते हैं, कोई टेस्ट वगैरह आपने किए? मुझे लगता है डॉक्टर सुहेल ने फिर लीव कर दी। ओके, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर मदीहा, क्लियर है लेक्चर? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये था इशू कि हमें फर्स्ट एड, बहुत सारे बच्चों को तो नहीं, किसी एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम आप फर्स्ट एड स्टेप वन नहीं पढ़ा रही, मैम आप दूसरी बुक्स पढ़ा रही हैं, पेपर तो फर्स्ट एड स्टेप वन से आता है बच्चों, वो सारा कुछ कवर हो जाता है फर्स्ट एड स्टेप वन वाला, मैं आपको एडवांस पढ़ा रही हूँ क्योंकि पेपर मुश्किल आने वाला है इस बार, नो डाउट, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप वन पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो आप लोगों को बच्चे बोलते हैं ना कि हमने तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप वन पढ़े थे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, भाई वो यूएसएमएलई वाले बच्चे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि वो यूएसएमएलई वाले बच्चे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेप वन नहीं पढ़ रहे होते वो लोग, वो पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट्स बने हुए होते हैं, तो उनकी बातों पे यकीन ना करें कि हमने 180 मार्क्स ले लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप वन पढ़ के, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, ठीक है, नो डाउट फर्स्ट स्टेप वन पढ़ के अब अच्छे मार्क्स आ जाते होंगे, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट उनके अच्छे बने हुए होते हैं, फर्स्ट स्टेप वन सिर्फ एक रट्टा है। अब आप फर्स्ट स्टेप वन में देखिए कि उनकी किडनी इंजरी का लिखा क्या हुआ है, ठीक है, वहां से आप रट्टा लगा के चल जाए, आपको भूल जाना है। अब जैसे मैंने आपको मास्टर का बोर्ड से पढ़ाया है वहां से पढ़ाया है, इस तरह से कॉन्सेप्ट तो नहीं है सिर्फ फर्स्ट स्टेप वन पढ़ के बन सकते ना, तो इस टेंशन में ना पड़े कि हम फर्स्ट स्टेप वन नहीं पढ़ रहे, और बाकी फर्स्ट स्टेप वन की कुछ चीजें जो हैं आपने खुद कवर करनी है, मैंने आपको शुरू से क्लियरली बताया है कि मैं मेडिसिन पढ़ा रही हूँ, बेसिक्स आपने खुद करनी है। अगर आप कहते हैं कि बेसिक्स में मैं पढ़ाऊँ तो वो अलग सेशन होगा बच्चों, ये 6000 में वो बेसिक्स नहीं कवर होंगी, ये मेडिसिन का सेशन है। अगर पास में से एमसीक्यू तो भाई टॉपिक्स करते जाएं तो मेडिसिन सही बेसिक पार्ट कर लें, समझ नहीं आई मुझे सुमेरा, पास में से एमसीक्यू और वही टॉपिक्स करते जाएं जो मेडिसिन, हाँ पास मेडिसिन से एमसीक्यूज करो,
लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी साथ साथ करूँ ना, वो भी जरूरी है। और साथ बेसिक्स जो है वो करनी है, एनाटमी करनी है। आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी करनी है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री करनी है, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी करनी है। सारा कुछ करना है, ये सारा करना है। अपनी सब्सक्रिप्शन ले लें, अगर आप बुक कर सके तो ज्यादा बेहतर रह जाएगा। वो आप लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा कि ये आपने करना है। ठीक है। और खुद से करना है तो खुद से बेशक करते जाएं, डेली का कोई एक दो टॉपिक, लेकिन सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। 4-5 टॉपिक्स हैं। और अनेटमी आप लोग देख लें कहाँ से करनी है, फर्स्ट एड से कर लें बेशक। ठीक है। अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी वालों ने अभी तक कोई स्केजुअल नहीं दिया है, कोई बताए नहीं है, टॉपिक्स कुछ भी नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करें। नहीं, इम्यूनो माइक्रो फार्मा सब है उसमें। सिस्टम्स का तो ये है ना कि मैं भी साथ साथ कुछ कवर करा रही हूँ, लेकिन सिस्टम्स की जो फिजियोलॉजी वगैरह है वो तो नहीं मैं मैक्सिमम करवा पाती ना। तो वो भी आपकी वहां से कवर हो जाएगी। बाकी इट्स नॉट इजी टू टेक द लेक्चर्स एट दिस टाइम, नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर मी। अल्लाह ताला बेहतर करें आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। अल्लाह पास करें आप लोगों को अच्छे नंबरों से। बहुत मेहनत करें बच्चों, बहुत मेहनत करें। 75% बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की। मेरे लिए भी दुआ किया करें, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करूँ। साथ के साथ पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर छोड़ दिया बीच में, एक दो चीजें भी छोड़ दिया तो फिर गए आप लोग उसमें। ट्रीटमेंट पैथोफिजियोलॉजी सब मेडिसिन सारी सेपरेट बुक से नहीं करना होगा। आप पूछिए सुनैना, मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। किसमें? सब्सक्रिप्शन में? नहीं, उसमें तो बेसिक्स है ना बच्चे। उसमें फर्स्ट एड स्टेप 1 है सिर्फ। मेडिसिन तो मैं पढ़ा रही हूँ ना। क्या पूछना चाहते हो आप? मेडिसिन मैं पढ़ा रही हूँ। जो सब्सक्रिप्शन है उसमें सिर्फ फर्स्ट एड स्टेप 1 है। उसमें मेडिसिन नहीं है। उसमें माइक्रो है, इम्यूनो है, फार्मा है। और जो सिस्टम्स है ना वो भी करवाए हुए हैं, उसमें सिस्टम्स भी हैं उसमें। GIT CBS पल्मो सिस्टम्स भी हैं उसमें। हाँ, पास मेडिसिन में से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। डेविडसन में से कर सकते हो, पास मेडिसिन से कर सकते हो। अच्छा, पास मेडिसिन जो आप MCQ की नहीं, जो आप वो पूछ रहे हो, थ्योरी वाली वो पूछ रहे हो, हाँ वहां से आप कर सकते हो। मैंने पास मेडिसिन की थ्योरी वाली बुक देखी नहीं है बच्चे असल में। लेकिन मुझे एक बच्चे ने और भी पूछा था कि मैम उसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ा रही हैं। तो अगर आप मेरे PDF और साथ पास मेडिसिन देखते जाओ तो वेल एंड गुड। अगर वही सेम चीजें हैं तो आप वहां से कर सकते हो। अगर वही सेम चीजें हैं ना तो आप वहां से कर सकते हो। वेल एंड गुड। बस टॉपिक्स आपके सारे कवर होने चाहिए। साथ फर्स्ट एड स्टेप 1 भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। वो नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है। चलिए एंड करें मीटिंग आप। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें, अपने बच्चे के लिए भी। ठीक है। जब भी नमाज पढ़ा करें, जब भी दुआ किया करें, अपने टीचर को भी याद रखा करें। ओके। ये सारी दुआ। ठीक है, दुआ करेंगे मेरे लिए भी। आप कोई नहीं होगा। थैंक यू। ओके।